हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों के माइंड में एक ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि ये जो टॉपिक है वो काफी इजी है, उसमें इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, या फिर क्या जरूरत है। इसमें काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। दैट मींस 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में बहुत सी जो बेसिक्स है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों ने भले ही 10th स्टैंडर्ड से पहले कभी नहीं देखे होंगे, 10th स्टैंडर्ड में भी नहीं देखे होंगे, बट फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि या फिर बहुत बार ऐसा होता है बच्चे उसे स्किप कर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो बहुत इजी टॉपिक लगता है। ठीक है, बट ये बात हमें याद रखनी है कि जब जब हम कोई भी चीज को प्रिपेयर करने का ट्राई कर रहे हैं, दैट मीन्स मान लेते हैं कि अगर आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो आप किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर करोगे, व्हाटएवर वो फिर नेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो। पर आपको अगर आगे किसी अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको हर टॉपिक को उतना ही वैल्यू देना होगा जैसे आप मेजर टॉपिक्स को भी देते हो। ठीक है, इस टॉपिक में एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी भी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, एज वेल एज पिछले कई ऐसे क्वेश्चन पेपर्स है जिसमें से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें कंपलसरी इसमें 2 से 3 ऐसे टॉपिक्स है जिन पर सवाल आते ही आते हैं। तो उन तीनों टॉपिक्स में से कोई ना कोई एक टॉपिक पर तो एटलीस्ट वन टॉपिक पर तो भी आपको क्वेश्चन दिखाई ही देगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर की सीरीज को, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। माय नेम इज वेंकटेश शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जो लोग आज पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू सी अपकमिंग वीडियोस। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग हमारी डेली लाइफ में से बहुत सारे चीजें हैं जिसको हम लोग मेजर करते हैं, और उन्हें मेजर करने के लिए हम लोग कोई ना कोई पर्टिकुलर यूनिट्स का यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि जिस चीज को आप मेजर करते हो उसे आप क्वांटिटी बोल सकते हो। दैट मींस वी कैन से दैट हम जिसे मेजर कर रहे हैं उसे आप क्या बोलोगे, क्वांटिटी या फिर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी कभी किसी चीज की लेंथ को मेजर करते हो, उसे बोला जाता है दैट इज लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आप कभी कभी कोई चीज खरीदने जाते हो, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी जनरल स्टोर पर गए हो और वहां पर अगर आप कोई चीज मांगते हो, खरीदते हो, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर कोई चीज खरीदने गए हो, जैसे आप शुगर खरीदने गए हो, तो आप बोलोगे ना कि 2 किलो 3 किलो या समथिंग, कुछ भी जितना आपको रिक्वायरमेंट है आप उतनी चीज मांगते हो सामने वाले से, उसके बदले में आप उसको पैसे पे करते हो। ठीक है, तो आपने जब बोला है कि मुझे ये चीज इतने इतने केजी चाहिए, दैट मीन्स आपने उससे उस चीज का मास बताया है कि ये चीज कितने केजी है। इसका मतलब आपने इंडिकेट किया है कि आप मास इंडिकेट कर रहे हो वहां पर उस चीज का। दैट मीन्स मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और आपने जो बोला केजी, that is the unit of that particular physical quantity। मास का जो यूनिट है वो क्या है, केजी है। अक्सर आप कोई भी चीज का मास जब मेजर करते हो तो किस में मेजर करते हो, केजी में मेजर करते हो। सिमिलरली ये सारी चीजें आपने आपके 10th स्टैंडर्ड या फिर उससे पहले के प्रीवियस क्लासेस में सुनी हुई है। आपने सुना होगा, लेंथ सुना होगा, मास सुना होगा, टाइम, टेम्परेचर, बहुत सी चीजें आपने सुनी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी क्या बोली जाती है, फिजिकल क्वांटिटीज। सीधी सी बात है, उसी का आपको मेजरमेंट करना है। और जिस चीज में मेजरमेंट करना है, स्टैंडर्ड पैरामीटर व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट। आप जो भी एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स यूज कर रहे हो आज के लिए, या पुराने जमाने में भी कोई ना कोई यूज होते ही होंगे, तो उन चीजों के लिए, उन पर्टिकुलर क्वांटिटीज के लिए आप जो भी यूनिट्स यूज कर रहे हो उसे बोला जाता है उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। ठीक है ना, तो मेजरमेंट किस चीज का किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज का किया जाता है। और जिस चीज में मेजर किया जाता है वो होता है उसका यूनिट। ओके, अब आते हैं मेन जो पर्टिकुलर आपके बुक्स के हिसाब से इस टॉपिक का जो पहला टॉपिक है उस पर आते हैं, सब टॉपिक है उस पर आते हैं। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले अगर आप देखो कोई भी बुक्स में, आप चाहो तो आपके पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड का बुक देख लीजिए, या फिर आप चाहो तो
आप कोई भी एक इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देख लीजिए, कहीं से भी आप रेफर कर रहे हो, कोई भी फिजिक्स के एक बड़े ऑथर्स और पब्लिकेशंस के बुक देख लीजिए, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया जाता है वो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज नोटबुक में नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, बेसिक थिंग से, स्टार्टिंग से। जब अगर आप बहुत बेसिक से अगर कोई भी चीज को पढ़ते हो तो बाद में जब आप उसके एमसीक्यूज बोलिए या फिर जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको उसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके, एंड इट्स यूनिट्स, ओके। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज, देखो दोनों चीजें याद रखना। मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके मन में है कहीं पर, कई बच्चे से जिनके मन में खलल होती है कि 10th स्टैंडर्ड तक हमने उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की थी, नो डाउट, बट हमने शायद नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी नहीं किया था, जस्ट एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टडी किया था। इसका मतलब अब हमें 10th स्टैंडर्ड से पहले का कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से न्यू स्टार्ट करते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि अभी तक हम जो भी पढ़ के आए हैं वो सभी हमने बहुत अच्छे से याद रखा है। दोनों एटीट्यूड को आपको कैसे भी कर पॉजिटिवली ही लेना है। जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आए हैं वो लोग भी उस चीज को अच्छे से कैरी करें, जस्ट बिकॉज वो आपका एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस। जरूरी नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चा अपनी अपनी स्कूल में टॉप कर आया है वो आगे जाकर भी एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करेगा। और ये भी जरूरी नहीं कि जो बच्चे अभी फिलहाल के लिए थोड़े से नर्वस है कि हमने तो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया था बट अब हमें उनमें से कुछ भी याद नहीं है, तो उन्हें भी बहुत ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी न्यू स्टार्टिंग है। अगर आप यहां से भी स्टार्ट करते हो तो बस बात यह है कि ये जरूरी नहीं कि आप दौड़ना स्टार्ट कब करते हो, जरूरी ये है कि आप उस रेस के दौरान दौड़ते कैसे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप आपका डेस्टिनेशन कैसे अचीव करोगे। ठीक है, तो बहुत बेसिकली स्टार्ट करते हैं, पीछे का जो भी उसे फिलहाल के लिए साइड में रख देते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज which does not depends on any other quantities, which does not depends on any other quantities. The physical quantities which does not depends on any other quantities called as fundamental quantities. ये इनका डेफिनेशन हो गया, किसका? फंडामेंटल क्वांटिटी का, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं होती उसे बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड द यूनिट्स which are used for the measurement of fundamental quantities are called as fundamental units। उन्हें क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट्स। सीधी सी बात है, बहुत आसान लैंग्वेज में बताया कि जो क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज किसी और दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड्स नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है फुल्ली, उन्हें बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। और उनकी मेजरमेंट्स के लिए जो यूनिट्स यूज किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। बस इतनी सी बात है। और एक चीज यहाँ पर नोट करवा देता हूं, आप एक बात याद रखना, जो भी आप अभी फिलहाल के स्टडीज कर रहे हो ना, आप लोगों ने सुना होगा 10th स्टैंडर्ड में, आपने आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर में देखा होगा कहीं पर कभी
कई बार ऐसा पूछा जाता है व्हाट इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट किसी भी चीज के बारे में, मे बी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ मास, एसआई यूनिट ऑफ टाइम, जो भी। तो ये एसआई यूनिट्स जो है फिलहाल के लिए इस जनरेशन के लिए आने वाले कितने सालों से एसआई यूनिट्स ही यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये यूनिट्स हमेशा से यूज हो रहे थे, पहले इससे पहले भी अलग अलग सिस्टम्स थी, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी के लिए सच्चाई ये है कि आपको यही यूनिट्स यूज करने हैं, या फिर कई बार कुछ क्वेश्चन में एज पर रिक्वायरमेंट कभी कभी आपको यूनिट्स दूसरे भी यूज करने पड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसका चार्ट है वो सिर्फ कितने के लिए है। नोट, देयर आर ओनली 7 fundamental quantities. There are only 7 fundamental quantities in SI system. आपको ये याद रखना है। आप अभी के लिए इस अभी जो वक्त चल रहा है आप कहीं पर भी स्टडी कीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी स्टडीज कीजिए, आप अभी 11-12 के लिए, उसके बाद आप जब बैचलर डिग्रीज में जाओगे, मे बी आप इंजीनियरिंग में जाओगे, वहां पर मैकेनिक्स पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, जब शुरुआत होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज जब आएंगी तो यही साथ होंगी। यहाँ पर आप मतलब अभी फिलहाल के हमारे देश में इंडिया में पढ़िए या फिर बाहर जाइए, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो है ये हमने डिजाइन नहीं किया है, ये इंटरनेशनल लेवल पर डिसाइड होता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो कौन से सिलेबस को, कौन से इसको पढ़ेगी और कौन से फॉर्मेट में पढ़ेगी। तो इसीलिए ये एज इट इज आपको अभी नहीं, आने वाले बैचलर डिग्रीज में भी यूजफुल है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। चलो ये एक बात कंफर्म हो गई फिर कि फंडामेंटल क्वांटिटीज मींस व्हाट, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, दैट मींस इंडिपेंडेंट है वो, और वो कितने हैं, सिर्फ 7 है। ये एक डेफिनेशन अगर आपका क्लियर हो गया तो नेक्स्ट इस पर आते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलो नोट डाउन। अगर ये नोट डाउन कर लिया है तो नेक्स्ट इस पर आते हैं। अब आपको देखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का चार्ट कौन सा है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर पेज को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पार्ट में आपको फिजिकल क्वांटिटीज, दैट मींस सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से वो देखना है। दूसरे पार्ट में देखना है कि उनके यूनिट्स कौन कौन से हैं, और तीसरे इसमें देखना है कि उनके लिए यूज होने वाले सिंबल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। ओके, व्हाट इज मीन बाय लेंथ? तो कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोला जाता है, लेंथ। We can say that the length is the distance between 2 points या फिर 2 end points बोल दीजिए आप। ठीक है, आप जब भी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक वर्टिकल लेंथ, दैट मींस हाइट मेजर करते हो, उसे बोला जाता है लेंथ। उसे हाइट वर्ड से इंडिकेट करते हैं हम लोग, दैट इज वर्टिकल लेंथ ना, वो हुआ। या फिर आप मान लो कि किसी होल वगैरह में डेप्थ में अगर आप ये करते हो तो वो भी दैट इज आल्सो लेंथ, उसे हम डेप्थ से इंडिकेट करते हैं। तो कोई भी लेंथ हो, फिलहाल के लिए हम लोग लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। सही है, और मीटर के लिए आप सिंबल क्या यूज करते हो, एम। ये एक चीज हो गई। सेकेंड इस पर आते हैं हम लोग। सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, मास। मास के लिए यूज किए जाने वाला जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम। सभी को पता होगा ये भी। What is mean by mass? जैसे लेंथ के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, the length is the distance between 2 points। उसी तरीके से what is mean by mass? मास मतलब क्या होता है, the amount of matter present inside the body or inside the section। कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक सेक्शन है, उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट कर रहा है उसे आप मास बोलते हो। उसे किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में, और लिखते कैसे हैं, केजी, इस तरीके से। तीसरा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो टाइम है। टाइम को आप किस चीज में मेजर करते हो? अब टाइम को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं, यहां पर भी बहुत है,
पर अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ एसआई यूनिट पर फोकस कर रहे हैं। टाइम के भी अभी फिलहाल एसआई यूनिट के लिए बात करेंगे। टाइम का जो एसआई यूनिट है वो है सेकेंड्स, उसे आप एस से दिखा सकते हो या कई बुक्स में कई जगह पर उसको एस ई सी ऐसे भी लिखते हैं। आप जो भी प्रेफर कर सकते हो, आप जो मॉड्यूल यूज कर रहे हो, जो बुक यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आप देख लेना जो भी बताया है वहां पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी वो है टेम्परेचर या फिर थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, जो भी आप बोलिए, दोनों एक ही चीज है। टेम्परेचर और थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, उसका जो यूनिट होता है वो क्या है? केल्विन। केल्विन को इंडिकेट किया जाता है कैपिटल के से। नोट कीजिए, मैंने जो अभी तक मीटर लिखा था ना वो स्मॉल एम में लिखा था, केजी स्मॉल में, एस सेकेंड एस में, केल्विन को मैंने कैपिटल में लिखा है। क्यों, उस पर बाद में आते हैं, बस नोट करना कि इसे मैंने कैपिटल में लिखा है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किस चीज में मेजर किया जाता है? एम्पियर, और उसका यूनिट, उसका सिंबल जो होता है वो या तो ए या फिर कई बुक्स में एएमपी इस तरीके से भी लिखा होता है। जो भी है आप आपके बुक के हिसाब से प्रेफर कर सकते हो। कई बार बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि हमने तो ए देखा था फिर एएमपी क्यों यूज हुआ, बट इतना कंफ्यूजन है, ए यूज किए या फिर एम्पियर यूज कीजिए, पर उनमें जो पहला वर्ड आएगा वो कैपिटल ही है, ठीक है। दूसरा, फिर इसका सिक्स फंडामेंटल क्वांटिटी पे आते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, व्हाट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी? जैसे मान लेते हैं फिलहाल के लिए हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट है, तो कितना अमाउंट ऑफ ल्यूमिनियस, कितना अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस इमिट कर रहा है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है उसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोल सकते हैं। फिलहाल इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी 10th स्टैंडर्ड तक हमारे सिलेबस में नहीं होता है, ये अभी आपके लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। ऊपर के जितने भी आपने 10th स्टैंडर्ड तक देखे, कभी ना कभी सुना है, यूज किया है आप लोगों ने, फिजिक्स में या फिर मैथ्स में कहीं पर भी यूज किया होगा, पर यूज किया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, और उसे किस चीज से इंडिकेट किया जाता है? सी डी से। और लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसे किस चीज से इंडिकेट किया जाता है? मोल से। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है उसे, मोल, ठीक है ना। तो इन चीज, ये चार्ट का पहले नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, और यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इसके अलावा दूसरा और कोई भी नहीं है। ये जब 7 आएंगे तो इन 7 का जब भी डिस्कशन होगा एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ही डिस्कशन होगा, ठीक है। 1 मिनट में नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगर नोट डाउन हो गया है फिर आगे बात करते हैं। अब बात किस पर आती है? उन चीजों पर जो हम लोग डिस्कशन करने वाले थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने जो बोला था कि केल्विन और एम्पियर को ही कैपिटल में क्यों, बाकी चीजों को क्यों नहीं? तो केल्विन और एम्पियर ये दोनों यूनिट्स तो है, बट आए कहां से है? उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जो भी एक उस वक्त में साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने उसके बारे में जो स्टडी किया है, जो इन्वेंशंस किए हैं, एज अ कंट्रीब्यूशन, उन लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, तो एज अ उन्हीं के नाम से यूनिट को डेडिकेट किया गया है। और उसी हिसाब से यहाँ पर उनकी मान लो कि अब टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाएगा, तो केल्विन में, जस्ट बिकॉज ऑफ केल्विन जो थे उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट के जो भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट थे उनमें जो एम्पियर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, इसलिए उनको डेडिकेट करके वहां पर करंट का जो यूनिट है वो एज एम्पियर कंसीडर कर लिया गया। फोर्स में देख लीजिए, फोर्स को जब हम लोग पढ़ते हैं तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं? फोर्स का जो यूनिट है हम वो लिखते हैं न्यूटन, जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसा नहीं था कि फोर्स को पहले कभी किसी ने स्टडी नहीं किया था,
बट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं उन्होंने उस चीज को पर्टिकुलर मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक फिक्स क्वांटिटी के इसमें उसको डिफाइन किया, और इसीलिए एज अ डेडिकेट टू न्यूटन उन लोगों ने बाद में फिर क्या किया, फोर्स का यूनिट एज ए न्यूटन कंसीडर करवा दिया। तो इसका मतलब जितने भी यूनिट्स हैं जिन्हें कैपिटल में लिखा जाता है वो इसलिए लिखा जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वो यूनिट किसी ना किसी पर्सन का नेम था, और जो कैपिटल्स में नहीं लिखे हैं वो किसी भी साइंटिस्ट के नेम नहीं है, किसी भी इन्वेंटर के नेम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज को नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मान लो अगर आप न्यूटन 10 न्यूटन ऐसे लिखते हो तो ये बिल्कुल गलत है, 10 न्यूटन ऐसे ही लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजों को नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके रूल्स भी है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर आपने ये चार्ट लिख लिया है तो ये दिमाग में रख लीजिए कि आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटी का चार्ट आपको बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स है, बहुत इजी है, 7 ही है, तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड क्वांटिटीज पर आता है। जो सेकेंड टाइप होता है क्वांटिटीज के लिए वो अब सेकेंड टाइप जो देखते हैं, फंडामेंटल के बाद आते हैं डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट्स। वहां पर लिखवाया था हम लोगों ने, फंडामेंटल क्वांटिटीज इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर ऑब्वियसली इसका वाइस वर्सा होगा। यहां पर लिखेंगे the physical quantities which are depends on fundamental quantities जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड होता है, और इजी लैंग्वेज में बताया जाए तो और we can say that it made up of two or more than two fundamental quantities. Such quantities called as derived quantities and units used for measurement of derived quantities are called as derived units. अब देखो यहां पर इन दोनों चीजों को याद रखना है हर बार डेफिनेशन में। वहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी अलग होती थी, उसके यूनिट्स अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है क्वांटिटीज में और यूनिट्स में। यहां पर भी वही चीज है कि आप जब डिराइव्ड क्वांटिटीज को स्टडी कर रहे हो तो आपको ये याद रखना है वो एग्जैक्टली फंडामेंटल से अलग है, फंडामेंटल पर डिपेंड है। आपका जो बेस है, मैंने बताया कि अब मान लो कि जो बच्चे भूल चुके हैं कि हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था या उस वक्त जो भी पढ़ा था वो याद नहीं उतना, तो कोई बात नहीं, आप फंडामेंटल से स्टार्ट कीजिए, वहां से 11th और 12th का फिजिक्स पूरा कवर हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही लिखवा के दिया गया है, फंडामेंटल समझ में आ गया आपको तो फिर डिराइव्ड भी समझ में आ जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज उन्हीं पर तो डिपेंड है या फिर उन्हीं से बने हैं वो साथ से। तो इसी के लिए जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज अब हम लिखेंगे वो सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने होंगे। ये बस इतना याद रखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पहले ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट डाउन हो गया है तो फिर नेक्स्ट इस पर आते हैं। इसके जो चार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब उसके चार्ट के बारे में अगर बात करें तो
जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज का चार्ट फिक्स है 7 क्वांटिटीज वाला, वैसे डिराइव्ड का बिल्कुल नहीं है। डिराइव्ड में आप चाहे उतने लिख सकते हो, उसका चार्ट कभी भी किसी भी मॉड्यूल या बुक में आपको एग्जैक्टली सेम नहीं दिखाई देगा। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, उसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटीज कम ज्यादा हो सकता है किसी मॉड्यूल में सिर्फ 10 या 15 लिखी हो सकता है किसी ने उससे ज्यादा लिखी हो सकता है किसी ने कम, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत है, आप चाहे उतना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फंडामेंटल की तरह डिराइव्ड का जो चार्ट है वो फिक्स नहीं होता। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज के चार्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज। यहां पर मैं उसका फॉर्मूला लिखता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी है, फॉर्मूला। और यहां पर मैं यूनिट्स लिखता हूं, बट यूनिट्स डायरेक्टली सिंबल के लैंग्वेज में लिख देता हूं ताकि उतना स्पेस आपका बच जाए, पूरे बोर्ड कवर हो सके इसलिए। पहला डिराइव्ड क्वांटिटी आप ले लीजिए वेलोसिटी। ये रैंडमली है, फिर से बता रहा हूं, सीरीज कम ज्यादा आगे पीछे हो सकती है क्योंकि वो फिक्स चार्ट नहीं है। वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आप बताएंगे क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही, जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है इसका मतलब उनका काफी अच्छा है बेस, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग वेलोसिटी आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में फिर से आपको वेलोसिटी का डेफिनेशन आएगा, उसका पूरा कांसेप्ट आएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी के लिए याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट? मान लीजिए मैं यहां से वहां तक गया हूं एक लीनियरली, हां, तो उसे क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सीधी सी बात है, यहां से एक शॉर्ट डिस्टेंस तक गया हूं, तो उस डिस्टेंस को आप किस में मेजर करोगे? डिस्प्लेसमेंट नथिंग बट द लेंथ, उसको आप मीटर में मेजर करोगे, डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम किसे मेजर करते हो? सेकंड्स में। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। अब बताइए कि मीटर पर सेकंड, इसका मतलब यहां पर दो अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज एक दूसरे को डिवाइड हुए, भले ही नाम डिस्प्लेसमेंट लिखा है बट है तो वो लेंथ ही। तो इसका मतलब लेंथ अपॉन टाइम, दो अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटी को डिवाइड कर वेलोसिटी को बना दिया गया है। सो जो हमने डेफिनेशन लिखा है वो सही है। इसका मतलब कि जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाकर बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप ऐसे देखते हो, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप ही बताइए, अभी आपने ऊपर निकाला वेलोसिटी ऊपर है न्यूमरेटर में, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, फिर से डिवाइड बाय टाइम तो उसका भी सेकंड, सेकंड को नीचे कॉमन डिनोमिनेटर कर लीजिए, सेकंड इनटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, दैट मींस इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये और फिर से यहां पर भी वही बात हुई, वेलोसिटी में भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज हुआ है, मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को बना के यूज किया गया, ठीक है। उसके बाद तीसरे इसमें बात करते हैं हम लोग, सपोज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम है, तो अब बताइए मास का यूनिट क्या होता है? मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी व्हिच हैव अ यूनिट केजी। अभी आपने लास्ट में देखा। वॉल्यूम किस में मेजर किया जाता है? जैसे मान लेते हैं कि अगर एक रेक्टेंगुलर टैंक है, हाँ, उसका अगर मुझे वॉल्यूम मेजर करना है तो कैसे मेजर करते हैं हम लोग? तो उसे मेजर किया जाता है L इंटू बी इंटू एच, इस तरीके से। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को एक ही यूनिट में रखोगे, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट मींस मीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ पर क्या यूनिट आएगा? केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज कर ही बनाया गया है इसे। उसके बाद हम बोलेंगे अगला फोर्स ले लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? इट्स नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बताइए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट क्या है? मास का यूनिट केजी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस फोर्स का यूनिट एक्चुअल में क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इसे कलेक्टिवली हम लोग अभी बात कर रहे थे उस हिसाब से, इसे कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? न्यूटन। नोट करके रखना वहां पर न्यूटन। ओके, मैंने सिंबल लिखा है सिर्फ एन, पूरा लिखा जाए तो पूरा भी लिख सकते हो, न्यूटन। ओके, फिर उसके बाद आता है, ये चीज को बहुत स्टार करके रख लीजिए जस्ट बिकॉज ऑफ
आने वाले इस चैप्टर में जो 2 से 3 टॉपिक हैं इस पर क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं, उसमें बार बार न्यूटन का कन्वर्जन आपको ये लिखना ही पड़ेगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए नोट डाउन करके रखना। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए वर्क। व्हाट इज द वर्क? इट्स नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी ऊपर जो आपने लिखा है ना न्यूटन, न्यूटन में देखिए आप एक नोटिस कीजिए, केजी मतलब मास, लेंथ, टाइम, तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुए। इसका मतलब जितने भी फॉर्मूले आप चेक कर रहे हो सब में ये जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज आप पढ़ रहे हो सब 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज लेकर बनाई गई है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर वही फोर्स का यूनिट अभी निकाला आपने ऊपर न्यूटन, डॉट रख दीजिए क्योंकि प्रोडक्ट है बीच में, डॉट या फिर डैश जो भी रख सको। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो क्या बन गया न्यूटन मीटर। इसी को कलेक्टिवली बोला जाता है जूल, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी चीजें लिखवा रहे हैं आपको आगे लेकर बहुत यूज होने वाली, इसके लिए इसको नोटबुक में अच्छे से लिख कर रखिए, ठीक है। वर्क के बाद ले लेते हैं पावर। व्हाट इज द पावर? इट इज द रेशियो ऑफ वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। अब वर्क का यूनिट ऊपर ही निकाला है जूल, और कमाल की बात है 2 फॉर्मूले इसलिए लिखा कर दे रहा हूं मैं, दोनों इक्विवेलेंट है इसलिए इसलिए वर्क और एनर्जी का यूनिट हमेशा सेम ही होता है। चाहिए तो नीचे नोट में लिख लीजिए कि वर्क एंड एनर्जी बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर बिकॉज बोथ हैविंग सेम एसआई यूनिट दैट इज जूल। फिर से बोल रहा हूं, वर्क एंड एनर्जी बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर बिकॉज बोथ हैविंग सेम एसआई यूनिट दैट इज जूल। तो यहां पर यह आ गया जूल डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड, इन्हें कलेक्टिवली बोला जाता है वैट। इन छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत यूजफुल है आगे, ठीक है। नेक्स्ट और कोई फंडामेंटल क्वांटिटी अगर आप बोलो तो जैसे मान लेते हैं कि आप विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का न्यूटन्स लॉ ऑफ, ये चीज जो है आपको 10th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ाई है। अब विस्कोसिटी पहले मैं समझा देता हूँ, चाहिए तो जैसे हमने बाकी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया है। व्हाट इज विस्कोसिटी? ये चैप्टर आपको कौन से चैप्टर में इस चीज को पढ़ाया जाएगा? आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड करके एक चैप्टर आएगा आपको फिजिक्स में आगे, उसमें आपको इसके बारे में बताया जाता है। विस्कोसिटी मींस व्हाट? अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो भी फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, अगर वो काफी थिक है इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है वो फ्लूइड्स जो होते हैं, लिक्विड जो होते हैं वो थिक होते हैं, और जिनकी विस्कोसिटी कम होती है, जो लेस विस्कस होते हैं, उनकी वो काफी थीन होते हैं, काफी पतले होते हैं। तो वही चीज को इंडिकेट करने के लिए विस्कोसिटी एक टर्म यूज की जाती है। तो विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट dv by dt दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिलहाल के लिए आपसे इतना याद रखिए, इसका यूनिट इतना बनता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इस हिसाब से, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत से डिराइव्ड क्वांटिटीज यहाँ पर, उतनी ये नहीं है, स्पेस नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिखवा रहा हूँ। टॉर्क इज आल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी, वेट डेंसिटी इज आल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी, ओके। उसके बाद मोमेंटम आपने पढ़ा है 9th या 10th स्टैंडर्ड में जो भी है, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ाया जाता है। मोमेंटम, व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द मोमेंटम? इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी होता है। ये चीजें आपको पढ़ाई गई है। उसके बाद आप और जितने भी चाहो, हाँ, और कितने जो भी चाहो, जैसे मान लेते हैं वोल्टेज, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं जो सारे के सारे डिराइव्ड है। अगर पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर हम छोड़ दें तो बचे हुए हैं जो है वो सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज ही है। और एक डिफरेंस दोनों में नोट कीजिए, आप फिर से एक बार फंडामेंटल वाला चार्ट देखिए, वहां पर आपको कहीं पर भी इस तरीके से स्लैश या फिर क्रॉस डॉट कुछ भी दिखाई नहीं देगा, स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। इसीलिए तो बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनीथिंग। जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो सभी से इंडिपेंडेंट है।
इसीलिए वहां पर ये सब नहीं दिखाई देता। यहाँ पर ये सब इसीलिए दिखाई देता है बिकॉज ऑफ ये डिराइव किए गए हैं, बनाए गए हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो हमेशा याद रहेगा। हाँ, इन चीजों को एक्सेप्शनल केस पकड़ के चलना। आप बोलोगे सर न्यूटन लिखते हैं हम एन, तो वहां पर भी कोई डॉट कोई स्लैश कुछ नहीं है, तो न्यूटन इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट नो। जस्ट बिकॉज़ अभी लिखा होता है न्यूटन मींस व्हाट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जूल सिंगल लिखते हैं पर जूल मींस व्हाट, न्यूटन न्यूटन मीटर, न्यूटन का वैल्यू फिर सही है। वैट मतलब जूल पर सेकंड होता है। इसीलिए इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये याद रखना है फंडामेंटल क्वांटिटी साथ ही होती है और उनके यूनिट्स भी साथ हो, एक एक का यूनिट, सभी का एक एक अपना अपना यूनिट है, बस बात खत्म। ठीक है, अब इनको नोटिस करने के बाद, ठीक है, इनको नोटिस करने के बाद हम इस टॉपिक के सबसे लास्ट कैटेगरी पर आते हैं। दैट मींस फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, डिराइव्ड हो गई, तो अब बची सिर्फ दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं जिसे आपको फिजिक्स में आगे 11th और 12th में यूज करना है। ओके, ओके, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी सिर्फ दो ही है, एक प्लेन एंगल, जैसे आप रेडियन में मेजर करते हो। जैसे आपने देखा होगा ना, पहले आप लोगों को अगर कोई भी एंगल मेजर करने को बोला जाता था विद द हेल्प ऑफ एंगल प्रोटेक्टर, तो आप उसे डिग्री में मेजर करते थे। आपको इसी में आएगा आगे बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह में भी कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। बस अभी के लिए ये याद रखना है कि प्लेन एंगल को अब आप रेडियन में मेजर करोगे, ऐसा है सिस्टम में, रेडियन में ही लेना है। और दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो है आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब क्या, उसका जो यूनिट है वो स्टेराडियन है। ओके, प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेराडियन, दोनों में फर्क है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए। अभी सब अगर डिस्कस करेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो और शायद आपका मोरल डाउन हो जाए, क्योंकि इतना सारा एक साथ आ जाएगा तो कंफ्यूजन होना ही है। प्लेन एंगल को 2D कंसेप्ट में कंसीडर कीजिए और सॉलिड एंगल को 3D कंसेप्ट में कंसीडर कीजिए। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ इतने ही क्वांटिटीज पर फोकस करना है। पहला लेक्चर है, आप लोगों का जस्ट स्टार्ट है 11th का। ये काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत नए कोई भी चीज को स्टार्ट करने में ओवर एक्साइटेड होकर बहुत जल्दी करने जाते हैं और कहीं फिर हम लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं आने पर हम लोग का मोरल डाउन हो जाता है और हम फिर वो चीज को एक तरीके से छोड़ ही देते हैं कि जाने दो, ये मेरे बस की बात तो नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। एक वक्त के बाद आप खुद इतने बूस्ट हो जाओगे कि शायद आपको किसी और एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई जरूरत ही ना हो। ठीक है, अभी के लिए आप ये सब नोट डाउन करके रख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भी बता देता हूँ। जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं शायद उनको आइडिया आ जाए, शायद कुछ और नया सीखने को मिल जाए, और जो बच्चे अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ये फुल्ली नया ही होगा। आने वाले लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होंगे रूल्स फॉर यूनिट्स को जब आप लिखते हो तो उनके कुछ रूल्स होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट। हो जाने के बाद हम लोग इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हर साल क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस की क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस। इस चीज को आपने 10th स्टैंडर्ड या उससे पहले कभी भी नहीं सुना था, इसीलिए इस पर हम लोग ऐसा समझ लीजिए यहां से आपका एक्चुअल प्रिपरेशन न्यूमेरिकली या जो भी बोल लीजिए स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए हम लोगों ने बहुत बेसिक चीजें देखी है। कोई भी चीज अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका जो भी ओपिनियन है आप बता सकते हो। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको इतना समझा कर भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस इस लेक्चर सीरीज के साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।